First of all, a very warm good morning to all of you. Myself Dr. Kaleem from Ayurveda ऑफिशियल चैनल। मैं आपका संस्कृत का लेक्चरर हूं। मैंने अभी तक संस्कृत में क्या क्या पढ़ाया है उसका एक रिकैप आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वर्ण परिचय, यानी वर्ण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था महेश्वर सूत्र क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा था प्रतिहार को कैसे बनाते हैं, प्रतिहार क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेशन देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के कितने कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के भेद के बाद हम देखे थे लास्ट लेक्चर में प्रयत्न देख रहे थे। तो प्रयत्न में ये था कि प्रयत्न कहते किसको है या यत्न कहते किसको है, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न कोई भी चेष्टा जो होता है ना, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो भी चेष्टा हम करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हम प्रयत्न या यत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का था, एक था अभ्यंतर, दूसरा था बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर क्या होता है? अभ्यंतर का मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा, यानी भीतरी, यानी जो भीतर से प्रयत्न होता है, जो कोशिश होता है मुख से या जीवा से या दंत से या ओष्ठ से, उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो दूसरा था वो था बाह्य प्रयत्न। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य यानी बाहर वाला, यानी बाहर से जो कोशिश होती है किसी वर्ण को बोलने के लिए। जैसे क के बाद जो आती है, यानी क जो बोले अंदर से जो प्रयत्न हुआ वो हो गया अभ्यंतर प्रयत्न। जो बाहर से प्रयत्न हुआ उसको बोलते हैं हम बाह्य प्रयत्न। तो ये दो तरह के प्रयत्न देख रहे थे। फिर हम देखे थे कि अभ्यंतर प्रयत्न का भी अलग अलग भेद था, अलग अलग टाइप्स था। बाह्य प्रयत्न का भी अलग अलग टाइप्स था। तो सबसे पहले देखे थे हम लोगों ने कि अभ्यंतर प्रयत्न का कितने भेद थे। तो 5 थे, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, द्विवृत्त, विवृत और संवृत, ये 5 थे। उसके बाद हम लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे, लास्ट लेक्चर वहीं तक खत्म हो गया था कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न का 11 भेद होते हैं, जिसका हम नाम देखे थे। आज हम उसको डिटेलिंग करेंगे। तो ये रहा आपका बाह्य प्रयत्न। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे बाह्य चेष्टा कहते हैं या बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार का होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 तरह का होता है। पहला होता है विवार, दूसरा होता है संवार, तीसरा होता है श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, पांचवा अघोष, छठा अल्पप्राण, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात, 10वां अनुदात। उसके बाद होता है 11वां जो लास्ट होता है वो होता है स्वरित। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है बच्चों को कि सर हमसे याद नहीं हो रहा है, 11 नाम हम भूल जाते हैं। याद तो करते हैं लेकिन 5-6 याद रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि इसको आप पेयर में याद रखना, बहुत आसानी से याद होगा। जैसे जो पहला पेयर होता है विवार सवार, एक पेयर। दूसरा जो होता है श्वास नाद, 2 पेयर। तीसरा जो पेयर होता है घोष अघोष, 3 पेयर। चौथा जो होता है अल्पप्राण और महाप्राण, और जो लास्ट पेयर होता है 5वां पेयर उदात अनुदात और स्वरित। ये आपको एक ट्रिक है पेयर में याद करने की, यानी 11 बाह्य प्रयत्न आपको कैसे याद करना है। अल्पप्राण महाप्राण आपको याद है, उदात अनुदात और स्वरित ये संज्ञा है जो आगे के चैप्टर्स में आएंगे। अब आते हैं कि विवार सवार श्वास नाद घोष अघोष ये किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो विवार श्वास अघोष जो होते हैं, यानी ये जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो किसके लिए होते हैं, किसका होता है? तो जो आपका खर प्रत्याहार होता है, जो मैंने पहले प्रत्याहार बनाना सिखाया था खर प्रत्याहार, उसका जो प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे उसका क्या होगा, बाह्य प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होगा। यानी कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, विवार श्वास अघोष। या फिर ऐसे नॉर्मली आपसे पूछ दिया जाए च का बाह्य प्रयत्न बताइए, ट का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो आप क्या लिखोगे, विवार श्वास अघोष, ये तीनों लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें जो जो वर्ण आते हैं वो बता देता हूँ। ख फ छ ठ थ च ट त क प स तीनों तरह का स इसमें आ जाता है। अब जो दूसरा आता है सवार नाद घोष, यानी सवार नाद घोष किसका होता है, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जो आपके हस प्रत्याहार थे, जो पहले सीखा था आपने बनाना प्रत्याहार बनाना हस प्रत्याहार, उसका उस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, सवार नाद और घोष होता है। यानी कि घोष सवार नाद घोष किसका होगा, हस प्रत्याहार का होगा। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो आपको बताना है सवार नाद घोष। या फिर नॉर्मली आपसे पूछ दिया ह का, य का, व का, र का, ल का, किसी भी वर्ण का हस प्रत्याहार के किसी भी एक वर्ण को उठा के रख दिया और बोल दिया इसका बाह्य प्रयत्न बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या होता है, सवार नाद और घोष होता है। इसमें जो वर्ण आते हैं वो आते हैं ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, भ, ध, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये वर्ण आते हैं। अब आते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित तो आगे के चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण समझ लेते हैं। तो अल्प का मतलब ये होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, जिसको बोलने में कम वायु की जरूरत पड़ती है, कम फोर्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं हम बोल लेते हैं, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। और जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ज्यादा चेष्टा करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जैसे हम बोलेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा महाप्राण को बोलने में, तो उसे हम कहते हैं महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग में, जैसे अल्प का अर्थ है कम, प्राण का अर्थ होता है वायु, जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब वर्णों के जो वर्णों के वर्गों के प्रथम, दूसरे, तीसरे वर्ण और यन प्रत्याहार, यन प्रत्याहार य, व, र, ल का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अल्प प्राण किसका होता है, बाह्य प्रयत्न जो अल्प प्राण है किसका होता है, तो यन प्रत्याहार का अल्प प्राण होता है, य, व, र, ल। और किसका किसका होता है, प्रथम वर्ग का, दूसरा वर्ग का और तीसरा वर्ग का, वर्ग में प्रथम, दूसरा और तीसरा वर्ण का आपको अल्प प्राण होता है। अब क्वेश्चन आएगा आपसे कि अल्प प्राण किसका होता है, तो अल्प प्राण किसका होता है, यन प्रत्याहार का होता है, य, व, र, ल। इसमें दिया हुआ है कि वर्गों के प्रथम, ये दूसरे के जगह पे इन्हें पांचवा देना चाहिए था, पांचवे तीसरे वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। यानी कि जैसे आप देखिए वर्ग किसे कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी क से लेके अंग तक, च से लेके न तक, वो वाला। तो जो आप देखिए क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें आता है कि अल्प प्राण किसका होगा और महाप्राण किसका होगा, तो इससे समझ लीजिए क्या कह रहा है। पहला प्रथम क का, तीसरा ख छोड़ दीजिए ग का, और पांचवा अंगा का, इसका क्या होगा, आपको अल्प प्राण होगा। यानी कोई भी आपसे पूछ दे क का, ग का, अंगा का, या फिर कोई भी वर्ग होगा, पवर्ग होगा, चवर्ग होगा, टवर्ग होगा, किसी में भी पहला, तीसरा और पांचवें अक्षर का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्प प्राण होगा। अब जो दूसरा है महाप्राण, वर्ण से ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा, प्राण का अर्थ होता है वायु, यानी जिसको बोलने में ज्यादा वायु लगती है, ज्यादा फोर्स लगती है, जिस वर्ण के बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकना पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण किसे कहते हैं, तो महाप्राण वर्गों के दूसरे व चौथे और शल्य प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। अब आता है ये मतलब महाप्राण किसका होगा। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि महाप्राण बाह्य प्रयत्न किसका होगा, तो किसका होगा, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, कोई भी वर्ग में। तो आपका वर्ग में देख लीजिए, ये कवर्ग लिखा हुआ है ना, तो ये जो दूसरा है, दूसरा वर्ण जो है, ये जो दूसरा वर्ण है ख, और चौथा जो है घ, यानी जो पीला से लिखा हुआ है ख और घ, जो पीला से गोल हुआ है, इसका क्या होगा, महाप्राण होगा, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण। ऐसे ही आप जब चवर्ग में जाओगे, टवर्ग में जाओगे, तो चवर्ग में छ जो होता है, उसके बाद च, छ, ज, झ, झ का, वो दूसरा और चौथा। जैसे आप ले लो ये अब आता है महाप्राण। तो महाप्राण किसका होगा, किसी भी वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ड जो होगा उसका महाप्राण होगा। उसके साथ साथ किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको, शल्य प्रत्याहार, यानी तीनों से और है, इसका भी क्या होगा, महाप्राण होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो दूसरा और चौथा वर्ड ना पूछ करके शल्य प्रत्याहार का पूछ सकता है कि कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, तो आपको बताना पड़ेगा महाप्राण होता है। जैसे कवर्ग में जो ये पीला से घिर रहा है ना, ख और घ, ये दूसरा और चौथा, इसका होता है महाप्राण, और ये चारों सह का। अब चवर्ग में आपको बता देते हैं महाप्राण किसका होता है। तो पहले चवर्ग लिख लीजिए, च, छ, ज,
झ य। तो इसमें दूसरा कौन सा है, छ, और चौथा कौन सा है, झ। इन दोनों का क्या होगा, महाप्राण होगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। बाह्य प्रयत्न यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली खत्म होता है, क्योंकि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये संज्ञा है और आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। और आगे हम देखते हैं अब लास्ट जो है किसी भी वर्णों का 4 बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा यदि वर्ण हस् प्रत्याहार का है। उसी को अब इसमें वर्ड में लिख दिया है हमने, तो ऐसे ही आपको वर्बली बता दिया था कि किसका कौन सा प्राण होगा, किसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा, उसको इसमें वर्ण में लिख दिया है। तो वर्ण में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे आ जाइए डायरेक्ट। आप जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि 14 व्यंजन वर्ण का जो होता है ना बाह्य प्रयत्न, महाप्राण होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यंजन वर्ण जो होता है 14, उसका क्या होता है, महाप्राण होगा। और 19 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। अब अल्प प्राण और महाप्राण किसका था वो समझिए। तो अल्प प्राण जो था पहला, तीसरा और पांचवे का था। तो जो कवर्ग टवर्ग था ना, जो व्यंजन वर्ण पूरे आपके हैं, उसमें पहला, तीसरा और पांचवे को जब जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, 19 व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। उसका क्या होगा, अल्पप्राण होगा। और जो दूसरा और चौथा था, दूसरा और चौथा जो था उसका क्या हो रहा था, महाप्राण हो रहा था बाह्य प्रयत्न। तो वो जब वर्ण आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये आपके अल्पप्राण और महाप्राण का सारा डिटेलिंग हो गया। आपके पहले चैप्टर्स का पहला टॉपिक, सिलेबस का पहला टॉपिक आपका यहाँ पे एंड होता है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो संज्ञा सूत्र के साथ आएंगे और संज्ञा पढ़ाएंगे आपको। तब के लिए थैंक यू। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे चैनल की तरफ से। या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाके बात करके, कॉल करके, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं हमारे टीम से, या फिर हमसे भी बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा ऐप भी है जो प्ले स्टोर पे आपको आयुर्वेदा ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करा के ऐप पे आप ऐड फ्री देखिएगा। जैसे यूट्यूब पे आपको बार बार ऐड आ रहा होगा तो आपको परेशानी हो रहा होगा, लेकिन हमारे ऐप पे नहीं आएगा ऐसा परेशानी। डायरेक्ट आप लेक्चर देख सकते हैं, आपका टाइम बचेगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तब के लिए थैंक यू।